हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 002 की यूनिट 7 एनवायरमेंटल अप्रोचेस, जिसे हिंदी में कहते हैं पर्यावरणीय दृष्टिकोण। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इमेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि हम पूरी यूनिट में इसी से लेके सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये हमारी अर्थ है, जो आप राइट साइड पे देख सकते हैं। कितनी सनशाइनी है, कितनी सुंदर है, कितनी ग्रीनरी है, कितनी वाटरी है। और इसके ऑपोजिट साइड पे देखते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। सब कुछ ऐसा लग रहा है डिस्ट्रॉय हो गया है। सो इसी के रिगार्डिंग ये पूरा टॉपिक हमारा चलने वाला है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल अप्रोचेस। According to Brundtland Commission, development means that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their। देखो, ब्रंटलैंड कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आज के टाइम पे जो आपकी नीड्स हैं, आप उनको इस तरीके से फुलफिल कीजिए कि आने वाली जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, है ना। और इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में अपनी नीड्स को इस तरीके से फुलफिल करना कि जो आने वाली आपकी जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। छोटे से एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। पेट्रोल जो होता है, डीजल जो होता है, इनको बनने में कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, राइट। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो रोड पे इतनी सारी गाड़ियां हमें देखने को मिलती है और ज़रूरी नहीं है हर कोई काम से जा रहा हो सकता है कि जो आजकल की हमारी यूथ है या फिर ये जो जेनजी जनरेशन है, क्योंकि इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो फिर ये रोज़ अपनी कार लेके या अपना 2 व्हीलर व्हीकल लेके बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। तो इस सबसे क्या हो रहा है? जो पेट्रोल हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है और इसीलिए इसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट्रोल हमें मिलेगा ही नहीं। तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उनको पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम पे आके गंगोत्री ग्लेशियर पूरा मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद जो भी पानी है वो उसको तो हम यूज कर लेंगे, है ना, आने वाले टाइम में। तो फिर सारा पानी सिर्फ कहाँ रह जाएगा? नालों में रह जाएगा या नालियों में रह जाएगा और फिर उसी को फिल्टर करके आपके घरों में भेजा जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना, सेव वाटर सेव अर्थ। सो कुछ ऐसे ब्रंटलैंड कमीशन के अंदर कहा गया। वार्निंग भी दी गई थी कि डेवलपमेंट का मतलब है कि अपनी नीड्स को फुलफिल करो, लेकिन आने वाली जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज मत करने देना। कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं जैसे कि लैंड, वाटर, एयर और फॉरेस्ट, जो कि हमें नेचर से मिले हैं, जो कि सबके लिए इक्वल है। दीज आर द बेसिक रिसोर्सेज विच एंश्योर अवर लाइफ इन प्लैनेट। अर्थ पे ये सारी फैसिलिटीज हैं, लैंड की, एयर की, वाटर की, तभी तो हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो यही तो बेसिक रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ को इंश्योर करते हैं अर्थ के ऊपर। यही अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर कैसे लाइफ पॉसिबल हो पाएगी? एनवायरमेंट डू नॉट हैव बाउंड्रीज। एयर, वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट आर द नेचुरल वे टू बाइंड पीपल टुगेदर। देखो, एनवायरमेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पानी है वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए बनाया गया है या रिलीजन के लिए बनाया गया है, या फिर जो हवा है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बनाई गई है या पर्टिकुलर जेंडर के लिए बनाई गई है। तो एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट ये नेचुरल वे हैं जो लोगों को एक साथ बाइंड करके रखते हैं, लोगों को एक साथ जोड़ के रखते हैं, क्योंकि इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। किसी पानी पे नहीं लिखा या किसी हवा पे नहीं लिखा कि मैं सिर्फ इन लोगों के लिए बनी, राइट। Ironically indeed, वास्तव में देखा जाए that these are the natural resources available for mankind, but due to some dilemmas in the system, only some are taking benefit from it and it is misused by various nations. लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जो कुछ देश हैं वो क्या कर रहे हैं? इन नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं और मिस यूज कर रहे हैं, जिनके लिए जो बाकी हैं उन्हें ये नहीं मिल पा रहे हैं, वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं।
इट शोज द गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। ये एक गैप दिखाता है डेवलप्ड नेशंस यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके आगे बढ़ चुके हैं, और डेवलपिंग नेशंस जो अभी भी चल रहे हैं इस मतलब वहां तक पहुंचने के लिए। बट बिकॉज ऑफ ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज आर स्लोली टू डिसअपियर। इन रिसोर्सेज के ओवर यूज और मिस यूज की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और वो कम होते जा रहे हैं। दिस सीन एज थ्रेट, मेजर थ्रेट टू द वर्ल्ड। और ये काफी मेजर थ्रेट है। अगर आप देखें, अगर मैं अभी करंट टाइम में दिल्ली की बात करूं तो जो टेम्परेचर है वो 40+ है। बाकी स्टेट्स में कितना है वो मुझे नहीं पता है। आप जिस स्टेट से हैं अपने स्टेट का नाम और वहाँ का आज का टेम्परेचर कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि गर्मी जो बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। किस लिए? पोल्यूशन की वजह से। और वो कौन कर रहा है? वो हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, है ना। सो जो G8 था अब G7 हो गया है, उसका जो पूरा फोकस है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? मिलिट्री से लेके एनवायरमेंट की तरफ और वेपन से लेके कंजर्वेशन की तरफ। In the present time, the study of international relation is forced to come down to the grassroots level where communities, people's organization, voluntary agencies, farmers group, forest dweller, labor union and tribal are struggling to clean the clock channel. जहाँ पे ये देखा गया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी करने के बाद पता चला है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं ना, आपकी कम्युनिटीज़ हैं, वॉलंटरी एजेंसीज हैं, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेस्ट ड्वेलर है, ट्राइबल्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये क्लॉक चैनल को क्लीन करने की कोशिश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हम लोगों को अगर चेंज चाहिए तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। अगर हम बैठे रहें कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए कदम उठाएगी तो फिर हम बैठे रहेंगे, है ना। तो इसलिए जो छोटे छोटे जो कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कर रही हैं? खुद ही से स्ट्रगल कर रही हैं। ये कुछ इमेजेस हैं जो अभी हम आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सूखा पड़ गया है, दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा है। सेकेंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आई है। थर्ड में देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये व्यू है, ये कोई सीनरी जैसा लग रहा है, जहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े ट्रीज और माउंटेन दिख रहे हैं, कोई रिवर दिख रही है, लेकिन इस पूरे में आग लग चुकी है, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ में देख सकते हैं कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? हम लोगों की वजह से। सो द लास्ट सेंचुरी वॉज द वार्मेस्ट सेंचुरी इन द पास्ट 600 years। पिछले 600 सालों में जो लास्ट सेंचुरी रही है वो वार्मेस्ट रही है। सम ऑफ द वर्स्ट एनवायरमेंटल कैलेमिटीज, लाइक कुछ वर्स्ट एनवायरमेंटल कैलेमिटीज क्या है? फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक अकरिंग ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। आपने देखा होगा लास्ट ईयर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आए हैं और सबसे ज्यादा रिक्टर स्केल पे भी आए हैं। Environment has become a political problem of the highest order. Environmental problems are the problem of development and of international cooperation. It cannot deal with isolation. It's a broader concept. देखो, हम सोचते हैं कि हम environment तो EVS में पढ़ना चाहिए ना, तो हम political science में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इस टाइम ना इसको हम पॉलिटिकल नज़रिए से ऐसे देखेंगे कि जो ये डेवलप्ड नेशंस है ना, ये कैसे डेवलप्ड हुए हैं? हमारे जो एनवायरनमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं, उन सभी चीज़ों को यूज करके, या कह सकते हैं मिस यूज या फिर ओवर यूज करके, और उसी की जो राह पे है वो बाकी की जो कंट्रीज है, जो नेशंस है, वो चल रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेवलपमेंट के नाम पे जो भी हमारा ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सब हमें खत्म होते हुए दिखेंगे। अगर हम देखें कि आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ पे मेट्रो अगर है तो आपने देखा होगा जब भी मेट्रो की जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू होती है, जो भी पूरा मैप पास होता है, वहाँ पे कितने सारे जो पेड़ हैं वो कट किए जाते हैं। स्पेशली अगर आप दिल्ली में रहते हैं, जहाँ पे पूरी दिल्ली को जो मेट्रो है वो कवर करती है, उसको दिल्ली की जान भी बोलते हैं, तो कितने सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं, कितने सारे रूट्स डाइवर्ट किए जाते हैं, क्या ना, किसके नाम पे? डेवलपमेंट के नाम पे। ऐसे ही जब डैम्स वगैरह बनते हैं तो डेवलपमेंट के नाम पे कितने लोगों के घर छिन जाते हैं, उनकी जगहें छिन जाती है। तो ये सब किसके नाम पे हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम पे। और किस चीज का यूज करके हो रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके। यानी हम कुदरत से जो चीजें मिली है नेचुरल, उनको यूज करके और डेवलपमेंट के नाम पे अपने ही एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचा रहे हैं। तो इस पे कोई एक इंसान या एक नेशन नहीं काम कर सकता, सबको मिलना पड़ेगा। वो चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो, सबको एक साथ मिलना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं एनवायरमेंटल डेवलपमेंट डिबेट।
Nation in debt destroy their environment to survive. Land, water, ocean, lake, pond and forest life are threatened by industrialization. Industrialization की वजह से जो हमारे लैंड्स हैं, वाटर है, ओशन है, लेक्स, पोन्ड्स, फॉरेस्ट, इन सबको बहुत ज़्यादा थ्रेट पहुंचा है. अगेन डेवलपमेंट के नाम पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके नेचर को ही हम हार्म कर रहे हैं. Many people have to lose their geographical locations in the name of development and industrialization. Development और industrialization के नाम पे बहुत सारे लोगों को अपनी geographical locations खोनी पड़ती हैं. The Club of Rome prepared a report in 1964 called Limits to Growth, which sent warning signal to the ambitious industrialists and development planners. एक रिपोर्ट आई थी, क्लब ऑफ रोम ने वो प्रिपेयर करी थी 1964 में, जिस रिपोर्ट को टाइटल दिया गया था लिमिट्स टू ग्रोथ, कि ये जो ग्रोथ ही जो डेवलपमेंट कर रहे हो इस पे थोड़ी लिमिट की जरूरत है. और ये एज अ वार्निंग सिग्नल दिया गया था उन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट और डेवलपमेंट प्लानर्स को जो कि बढ़ चढ़ के योगदान दे रहे हैं हमारी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने के अंदर. Many conferences were taking place in the social and economic sphere such as population, housing, rehabilitation, social and development and food. बहुत सारी कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं. आप लिस्ट में देख सकते हैं. वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, डेवलपमेंट ऑप्शंस हैं, है ना, ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस है, फाइनेंस ऑफ डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस है. ये सब किस लिए हैं और ऐसी बहुत सारी किस लिए हैं? हमारी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करने के लिए जिससे सभी जो देश है वो आपस में मिलकर एनवायरनमेंट को सेव कर सके. ठीक है. नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है, हर सेमेस्टर में आप देख सकते हैं, चाहे वो जून वाला हो चाहे वो दिसंबर वाला हो. आपका MPS 002 और MPS 004 में ये क्वेश्चन आता है. लास्ट ईयर भी आया है, उससे लास्ट ईयर भी आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The North-South divide, signifying the differences between the more industrialized economy of the global North and relatively the less developed and developing countries of the global South. देखो नॉर्थ और साउथ डिवाइड का क्या पूरा सिस्टम है. जो नॉर्थ की कंट्रीज है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी हैं कि शायद उनको और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो साउथ की कंट्रीज हैं वो और ज़्यादा डेवलप्ड होना चाहती हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ब्लेमिंग गेम हो रहा है जिसके अंदर जो मतलब होता क्या है कि जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं वो तो साउथ को ब्लेम करती हैं कि तुम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हो, ओवर यूज करते हो या मिस यूज करते हो, जिसकी वजह से नेचर को इतना हार्म पहुंच रहा है, तो तुम उसको रोक दो, है ना. लेकिन रोक दिया तो वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी. अब यहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर क्या करती हैं, ब्लेमिंग गेम खेलती हैं. कैसे? वो उनको कहती हैं कि तुम लोग तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके इतने आगे बढ़ चुके हो, इतने डेवलप हो चुके हो, अब जब हमारी बारी आई है तो आपको नेचर की इतनी क्या हो गई है, चिंता हो गई है. तो यहाँ पे ब्लेमिंग गेम होता है किसके बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड के बीच में, जिसको लेके बहुत सारे वाटर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, एक्सेस टू फूड को लेके चलते रहते हैं, एनर्जी, पावर, रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, लैंड ग्रैब्स, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फॉरेस्ट, इंडिजीनियस पीपल, इन सभी चीज़ों को लेके, इन सभी मुद्दों को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं. ठीक है. इसके अलावा देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगेन इंपॉर्टेंट है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अंडरस्टूड एज सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज के टाइम पे अपनी नीड्स को इस तरीके से फुलफिल करो कि आने वाली जनरेशन को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो. सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड टेकिंग इनटू 3 एस्पेक्ट्स. 3 एस्पेक्ट्स में देख लेते हैं, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड सोशल. कैसे? देखो अगर आज के टाइम पे इकोनॉमी सेव करके रखेंगे ना तो ही फ्यूचर जनरेशन उसको यूज कर पाएगी. जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, जो भी दादा परदादा होते थे हमारे, वो क्या करते थे, ज़मीनें बहुत ज़्यादा रखते थे, खेत रखते थे, जिससे क्या होगा, उनकी जो आने वाली जनरेशन है उनको सर्वाइव करने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो. एनवायरमेंटल कैसे देख सकते हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट में लैंड, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हम इनको सेव करके रखेंगे तो ही आने वाली जनरेशन देख पाएगी. छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं. पहले के टाइम पे कुछ ऐसे बहुत सुंदर पक्षी होते थे या फ्लावर्स होते थे या कुछ व्यूज़ होते थे जो आज के टाइम में हमें नहीं दिखते हैं. तो हो सकता है कि आज के टाइम पे जो हमें दिखता है वो आने वाली जनरेशन को ना दिखे, है ना. तो इसलिए हमें क्या, किस पे ध्यान देना है, कंजर्वेशन पे, नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन पे. साथ ही साथ सोशल एस्पेक्ट में क्या आ सकता है, जो भी हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं
मतलब आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है ना, कितना सुंदर है, उसको हम खोते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो आपकी क्लॉथिंग हो, चाहे वो आपकी लैंग्वेज हो, है ना, एक्सेट्रा, ये भी जो भी चीज़ें। तो हमें सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ेगी इन तीनों चीज़ों के अंदर, तभी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इन सभी का बेनिफिट ले पाएंगे. So we need economic growth to assure our material welfare. We need to minimize environmental damage, pollution and exhaustion of resources. This is equity. The world's resource should be better shared between the rich and poor. Sustainable globalization should enhance water, energy, food security globally and it reduce inequality. कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. सो बेसिकली देयर आर 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड. अगर ये जो 17 गोल हैं ये हम अचीव कर लेते हैं तो उससे क्या हो, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ये 17 हैं, आप एग्जाम में इसको मेंशन करके आ सकते हैं, एग्जामिनर बहुत अच्छे आपको नंबर देंगे. इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, आगे हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट है नो पॉवर्टी. अगर हम इन गोल्स को फुलफिल करेंगे तो पॉवर्टी नहीं रहेगी. जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कराएं, जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान दें, क्लीन वाटर और सैनिटेशन पे ध्यान दें, क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल. अगर इन 17 गोल्स के ऊपर सभी देश काम करते हैं तो एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और सभी के जो देश है वो भी अच्छे हो जाएंगे, गरीबी नहीं रहेगी, है ना, लोग एनवायरनमेंट में अच्छे से रह सकते हैं, लाइवेबल हो जाएगा. तो ये सभी गोल्स हमें क्या करने हैं, जल्दी से जल्दी अचीव करने हैं. सो दैट्स ऑल गाइस, एनवायरमेंटल अप्रोच की वीडियो होती है कंप्लीट. अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बी स्टडी योर टेक.